तो हम पहुंच गए थे जम्मू तावी रेलवे स्टेशन। तो ये रेलवे स्टेशन के बाहर का ही सीन है। यहाँ पर आपको यूनियन की बहुत सारी गाड़ियाँ मिल जाएगी, टैक्सी मिल जाएगी। पर हमने अपना टूर पैकेज से टैक्सी बुक करवाया था। तो हम थोड़ा फ्रेश होकर निकल गए जम्मू तावी से श्रीनगर जाने के लिए। तो जम्मू तावी से श्रीनगर की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है और ये 250 किलोमीटर हम मैक्सिमम 5 to 6 आवर्स में कंप्लीट करने वाले हैं। जम्मू से श्रीनगर का रास्ता भी बहुत सुंदर है। हमने अपने टूर में ये रास्ते को भी बहुत एंजॉय किया। टैक्सी वाले भैया ने हमें एक जगह रोका था जहाँ का सीन बहुत ही प्यारा था। वहाँ पर हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ लिए जो बहुत ही मेमोरेबल था। पहाड़ों की वादियाँ और वो ठंडी हवाएं, वाह क्या कहना। आप लोग भी यदि कभी कश्मीर आने का प्लान करते हैं तो कोशिश कीजिएगा किसी टूर एंड पैकेज वाले के साथ ही आइएगा। एक्चुअली होता क्या है कि नए स्टेट में हमें थोड़ा जानकारी की अभाव होती है। यदि आपके कोई फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स आ चुके हैं पहले तब तो बेटर है, परंतु अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो कोशिश कीजिए टूर एंड पैकेज के साथ ही आ जाइए। एक्चुअली होता कुछ नहीं है, परंतु अपने आप को सेफ रखना ज़्यादा बेटर है और हम स्कैम से भी कुछ बच सकते हैं। हमारी तैयारी ऐसी थी कि हम जब आने वाले थे उससे पहले लगभग 15-20 दिन पहले हमने पहले से ही पॉइंट आउट कर लिया था कि हमें कौन कौन से जगह घूमने हैं और कौन कौन से जगह हमें नहीं जाने हैं। वैसे कई बार प्लान भी फेल हो जाता है। एक्चुअली होता क्या है, कश्मीर में बहुत सारी चीज़ें वेदर इफ़ेक्ट पे डिपेंड करती है। सो फाइनली हमने कश्मीर एंटर कर लिया और ये देखिए आप कश्मीर का व्यू, बहुत ही सुंदर। चारों तरफ से बर्फ़ों की पहाड़ियाँ थी जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। मैं यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगी। यहाँ पर जम्मू आते ही हमारा फ़ोन पूरा डब्बा बन चुका था क्योंकि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ पोस्ट पेड चलती है। सिम आपको जम्मू के रेलवे स्टेशन में भी मिल जाएगा। हमने वहाँ से एक सिम ले लिया था और लगभग 100-150 का रिचार्ज किया था उसमें। कश्मीर में ज़्यादातर कश्मीरी भाषा ही बोली जाती है। रास्ते में हमें बहुत सारे सरसों के खेत मिले और इस सरसों के खेत में मुझे DDLJ याद आ गई। सो हमने भी थोड़ी सी अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली और अच्छे से यहाँ फ़ोटो वीडियो ले लिया। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमें एक टोल वाली जगह में अपनी इंडिया की फ़्लैग दिखी जो बहुत ही प्राउड फील करवा रही थी। हम यहाँ पर केसर की खेती देखना चाह रहे थे, परंतु पता चला कि वो अगस्त में ही होता है। तो हम श्रीनगर के अपने होटल में पहुँच गए थे। हम पहले दिन बहुत थक चुके थे तो हमने बहुत अच्छे से रेस्ट किया नाइट में और आपको अभी सुबह का व्यू दिखाती हूँ जिस होटल से हमने ये व्यू लिया है। इस विंडो से हमें शंकराचार्य टेम्पल नाइट में दिखाई दे रहा था जो मैंने कैप्चर नहीं किया बट दिख रहा था। इस होटल में हमारा डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूडिंग था। हमें दूसरे दिन निकलना था गुलमर्ग, तो हमने जल्दी जल्दी फ्रेश हुआ और जल्दी से हमने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में यहाँ बहुत सारी वैरायटीज़ थी, या वेज नॉन वेज दोनों थे। यहाँ पर हमें नाश्ता 7:30 बजे ही मिल चुका था। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ बढ़ जाती है। हमारी टिकट 9 बजे की थी और हमें 9:30 बजे तक पहुँचना ही था। सो थैंकफुली होटल वाले ने हमारा ब्रेकफास्ट बहुत अच्छे से अरेंज किया और यहाँ पर होटल स्टाफ का भी बिहेवियर बहुत ही शानदार था। उन्होंने बहुत ही चीज़ों का हमारा ध्यान रखा। श्रीनगर से गुलमर्ग की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है और हम इसे 1.5 से 2 घंटे के बीच में कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप जल्दी निकलते हैं और अपना ब्रेकफास्ट नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बीच में अभी टनमर्ग पड़ेगा। टनमर्ग में गाड़ियाँ रुकती है, वहाँ पर भी आप अपना ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। आप कश्मीर में कहीं भी जा रहे हैं और वहाँ पर आर्मी फोर्स वालों की गाड़ियाँ जाती है तो हमारी गाड़ियों को कुछ देर के लिए रुकना पड़ता है। इसलिए हम कोशिश कर रहे थे कि 10 बजे से पहले हम वहाँ पहुँच जाएं। वाह, ये नज़ारा देखिए, ये है गुलमर्ग। पहले गुलमर्ग को गौरी मार्ग कहा जाता था। क्या आपको ये बात पता थी? सब बहुत ही ज़्यादा खुश थे, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। हम सब सोच कर आए थे कि हम क्या क्या एक्टिविटी करने वाले हैं, बहुत ही एंजॉय करने वाले हैं। चलिए, यहाँ टैक्सी यूनियन चलती है। हम जो टैक्सी में आए थे उसे हमें छोड़ना पड़ता है, परंतु आपने यदि गुलमर्ग में स्टे करने के लिए होटल लिया है
तो आपकी गाड़ियाँ डायरेक्ट जा सकती है, आपकी गाड़ियाँ को कोई नहीं रोकेगा, आप डायरेक्ट जा सकते हैं। हमें अपना जैकेट और बूट्स टनमर्ग में ही लिया था। ड्राइवर भैया ने हमें सब चीज़ दिलवा दिया था। बाकी वहाँ पर बहुत स्कैम्स भी चलते हैं, तो आप थोड़ा रेट वगैरह को देख करके लीजिएगा। हमें 200 और 250 के बीच में बूट और जैकेट कॉम्बो मिले थे। ये सीन गंडोला राइड्स वाली जगह है। आपको गंडोला राइड्स के लिए पहले से ही टिकट लेनी होगी और ये ऑनलाइन मिलती है। बिल्कुल भी इस बात में मत रहिएगा कि ये ऑफ़लाइन भी मिलती है, बिल्कुल नहीं। गंडोला में बैठने के बाद हमने इतने अच्छे नज़ारे देखे। आप देख सकते हैं कि यहाँ से व्यू कितना ही सुंदर आ रहा है। आप चाहे तो एक गाइडर रख सकते हैं। गंडोला राइड में जब आप बैठेंगे तो आपको वो नज़ारा बहुत ही प्यारा लगेगा। बहुत ही सुंदर व्यू थे। गंडोला राइड करते समय हमारी गंडोला 2 से 3 मिनट के लिए रुक गई थी, बट डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें गाइडर ने बताया कि ऐसा होता है और कुछ टाइम बाद फिर से स्टार्ट हो गया। फिर से हमने वो नज़ारा देखा और ये नज़ारा बहुत ही सुंदर था। मैं वो बता नहीं सकती, आप खुद देखिए। हम जिस डेट को गए थे उसके 2-3 दिन पहले ही वहाँ स्नोफॉल हुई थी, इसलिए हमें फ़ेज़ 1 में ही बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ देखने को मिल गया था और हमने फ़ेज़ 2 का टिकट नहीं करवाया था। बट आप जब आ रहे हो तो पता कर लें कि फ़ेज़ 1 में सफिशिएंट बर्फ़ है कि नहीं, बाकी एक्टिविटी हो रही है कि नहीं, क्योंकि सीज़न के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से सीज़न में आ रहे हैं। वहाँ जैसे ही हम पहुँचे वहाँ पर स्लेजिंग के लिए, स्कीइंग के लिए सब हमारे पीछे ही पड़ गए थे। तो आप अपनी समझदारी से ही एक्टिविटी परचेज़ कीजिएगा। कुछ एक्टिविटीज़ हमें वेस्ट लगा, जैसे कि स्कीइंग, वो एक्चुअली होता नहीं है, बस ये था कि बर्फ़ बहुत है तो हम कर लेंगे, बट फुली वेस्ट था वो। बट यदि आपको स्कीइंग आती है और आपको लगता है कि कम समय में आप सीख जाओगे तो बेसिकली आप लीजिएगा। यहाँ मम्मी पापा ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। मेरी बेटी ने तो बहुत अच्छे से स्कीइंग किया। मैंने 2 स्कीइंग लिया था, मुझे पड़ा था 2,500 से 3,000 रुपये, जो मुझे पर्सनली बहुत ही महंगा लगा। तो ये सब आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर आके कौन सी एक्टिविटी करना चाहते हैं, क्योंकि स्कीइंग आप मैक्सिमम 1 या 2 घंटे में तो नहीं सीख सकते और रील्स फ़ोटो भी लेने होते हैं और बाकी एक्टिविटीज़ भी करनी होती है। तो हमने जितना चार्ज किया था उसका हमने पूरा फुल यूज़ भी नहीं कर पाए और हमें दूसरा एक्टिविटी भी करना था, तो हम चले गए अब स्लेजिंग की तरफ। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे एफर्ट्स डालने पड़ रहे थे बर्फ़ में चलने के लिए और स्लेजिंग से मैं एक जगह से दूसरी जगह आराम से पहुंच जा रही थी। यहाँ जो एक्टिविटी करवाते हैं उनका भी बहुत मेहनत रहता है। वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमसे पैसे लें, बट बार्गेनिंग ज़रूरी है और आपको जितना लगता है आप उतना ही दीजिएगा। हमने 200 रुपीज़ पर स्लेजिंग दिया था और हम 5 मेंबर्स थे। गुलमर्ग में आपको एक अद्भुत चीज़ें देखने को मिलेगी, वो है गौरी कुंड। कहा जाता है कि इसका पानी कभी बर्फ़ में बदलता नहीं है, कितनी भी माइनस डिग्री में यह पानी का पानी ही रहता है। सो फाइनली अब हमारा जाने का वक्त हो गया था और जाते समय हमें स्नोफॉल देखने को मिला। फ़ेज़ 2 में कभी भी स्नोफॉल हो जाता है, परंतु फ़ेज़ 1 में आपको वेदर चेंज होने पर ही स्नोफॉल देखने को मिलेगा। सो थोड़ी देर के लिए सही, पर हमने स्नोफॉल भी एंजॉय किया। यहाँ खाने पीने की चीज़ें थोड़ी महंगी होती हैं, बट ठीक है। पानी आप अपने साथ ही रखिएगा। हमने यहाँ से स्नो से एक हार्ट भी बनाया था। मेरे डॉटर ने पहले से प्लान कर रखा था कि हम वहाँ पर स्नोमैन बनाएंगे। इनका स्नोमैन बहुत ही सुंदर बना था। ये देखिए, हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ वीडियो ली स्नोमैन के साथ। फाइनली हमने जो जो एक्टिविटी सोची थी वो हमने सब किया, बहुत ही मज़ा आया। अब हमारा टाइम हो चुका था जाने का। सच बताऊँ तो छोड़कर जाने का तो मन नहीं था, परंतु जाना तो पड़ेगा। हमने जाते वक्त फिर से गंडोला में बैठा और फिर से उस नज़ारे का आनंद लिए। बस वो स्नोमैन ही रह गया अकेला। जब आप गंडोला में बैठेंगे ना तो लगेगा कि आप उतरे ही ना, क्योंकि व्यू इतनी अच्छी आती है, इतना आनंद आता है ये नज़ारा देखने का। बहुत ही सुंदर नज़ारा था। और हमने वहाँ पर जो लोकल शेफर्ड्स रहते हैं उनका हाउस देखे, जो पहाड़ों पर ही रहते हैं, बहुत ही सुंदर था। पापा ने भी बहुत सारा वीडियो कैप्चर किया, उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी बेटी भी बहुत एंजॉय करी।
सो फाइनली अब हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ जाते हुए भारी दुख मन से यहाँ पर स्टे करने से भी बहुत अच्छा लगता है, परंतु हमने अपने यहाँ पर रूम नहीं लिया था। यहाँ पर आपको वैसे भी रूम 5000 से ऊपर के ही मिलेंगे। हमने देखा नीचे आकर कि जिनको गंडोला राइड्स के टिकट्स नहीं मिल पाई थी वो भी नीचे वाले बर्फ़ में इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ था। आप सारे एक्टिविटीज़ यहाँ भी कर सकते थे अपने। ये देखिए पहाड़ी के निचले हिस्से में इतनी ज़्यादा बर्फ़ है अभी भी। होटल के बाहर ही बर्फ़ जमा हुआ था, मतलब फ़ेज़ 1 में बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ था। यहाँ हॉर्स राइडिंग भी होती है, आप गुलमर्ग की पहाड़ी तक हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं। ये फैमिली तो पूरी सेटिस्फाई थी क्योंकि हमें फ़ेज़ 1 में ही बहुत ज़्यादा बर्फ़ मिल चुका था, और हम फ़ेज़ 2 तक अगर जाते भी तो मैक्सिमम वहाँ पर हाफ़ एन आवर रुक सकते थे, उससे ज़्यादा हम नहीं रुक सकते वहाँ। अगर आप यहाँ आते हैं तो कुछ सामान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन रखिएगा, गॉगल रखिएगा, साथ ही कपूर वगैरह रखिएगा। आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।